दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है, शायद फोर्थ है, नोटिस नहीं किया मैंने, फोर्थ पार्ट है। लास्ट वीडियो में आपने ध्यान दिया हो तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। जो हमारे प्रश्न के क्वेश्चन हैं सारे कवर किए थे हमने, सारे A to Z कवर कर लिए थे। तो अब देखने क्या बात है 1.4 पिछला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, क्योंकि मैं आप कहता हूँ कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे बताइए, डाउट आपका क्लियर होगा, छोड़ेंगे नहीं एक भी डाउट को, सब डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। ये हो गए थे हमारे पर्सन प्रश्न के, आगे देखते हैं 1.4 नोट्स बनवा रहे हैं, साथ साथ में 11 नोट्स हो गए थे शायद लास्ट वाले में। ये है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। 1.4 देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, देखते हैं। अब ठोस लिक्विड गैस याद है क्या है। वैसे अगर आपको एक कॉमन बात बता दूं, पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। पदार्थ वैसे कॉमन जो हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ये 3 यूज़ होते हैं, ठोस द्रव गैस पदार्थ है। तो दूसरे और जो हमारे वो अभी यूज़ नहीं है, वो आगे जाकर अगले स्टैंडर्ड में यूज़ आएंगे। उनका क्या नाम है, एक का नाम है प्लाज्मा, फर्स्ट नोट कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है, आपके नोट्स बना लीजिए, बार नोट ले लिए। जो हमारे दो साइड के हैं वो कौन से हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और दूसरा है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन ये आपका दूसरा है, समझ गए। आगे देखते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। 1.4 देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, आपसे कहा था। ये चौथा पार्ट बन रहा है वीडियो का, 5-6 भी बन सकते हैं, अभ्यास के मिला करके 7 भी बन सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, व्यूज़ कम आ रहे हैं, थोड़ा व्यूज़ बढ़ेंगे। शेयर भी कीजिए, ताकि सिर्फ आप ये ज्ञान मत लीजिए, दूसरों को भी ये ज्ञान दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं वो ये वीडियो शेयर करिए, 100% गारंटी ले रहा हूँ, देखेंगे तो समझे। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं, स्टार्ट है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे ठोस, देखिए कितनी अवस्था में रह सकता है, जैसे ठोस बर्फ में रह सकता है, द्रव जैसे जल, और गैस जैसे जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प क्या होता है पता है, जलवाष्प होता है भाप, ये होता है जलवाष्प, समझे। क्या बताया गया, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, खोजना चाहिए, नहीं खोजना, बिल्कुल खोजना चाहिए। कॉन्सेप्ट साइंस एक ऐसी चीज़ है, समझने है, इंटरेस्ट लीजिए इसके अंदर, बहुत मज़ा आएगा आपको सच में। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, क्रियाकलाप, ये वैसे ही आपको समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ये चल देख ही लीजिए आप, क्रियाकलाप है ये वाला। ये है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा ले। एक आप बीकर ले लीजिए, उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़ा डाल दीजिए 150 ग्राम का। क्या बताया गया, थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा है। ये थर्मामीटर आ गया आपका, ये बल्ब है, छू रहा है थर्मामीटर, ये स्टैंड है, स्टैंड है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना। यहाँ बीकर लगाइए, इसको जलाइए, गर्म कीजिए इसको, ठीक है। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कीजिए, मतलब जब बर्फ़ थोड़ा थोड़ा पानी बनने लग जाए तो उसका आप जो टेम्परेचर है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर नोट करके जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तन हो तो पुनः तापमान नोट कीजिए। जब ये पूरा ही पानी बन जाए, पूरा ही, तो इसका तापमान फिर से नोट कीजिए। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को परीक्षण नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें, हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लग जाए।
गरम कीजिए इसको, ताप दीजिए, पूरा गरम कीजिए इसको, पूरा अच्छे से गरम कर लीजिए। अब बीकर में कांच की छड़ डाल के इसको हिलाइए, ठीक है। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जो तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को नोट कीजिए। मतलब आपने ये बीकर लिया, इसके अंदर जो जो प्रेक्षण था वो डाला, धीरे धीरे गर्म किया, हिलाया, वाष्प बन गई। और एक बात बताइए, आपको पता है पानी कितने टेम्परेचर, कितने डिग्री पर उबलता है? पता होना चाहिए आपको। जो हमारा पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जो हमारा पानी है वो हमेशा 100 डिग्री पे उबलेगा। और 100 डिग्री पर जल की अवस्थाएं क्या रहेगी, मतलब वो क्या होगा? तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते 100 डिग्री पर वो उबलेगा, 2 अवस्थाएं रहेगी। कौन सी? 2 अवस्थाएं रहेगी। कौन सी? एक तो वो वाष्प बन जाएगा, वाष्प बनने लग जाएगी, भाप बोलने लग जाएगी, और वो जल भी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आपका 12वां 13वां नोट बना लीजिए। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। बताया था, ये सारा कॉन्सेप्ट आया है अभी। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने निज स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ये गैस का बताया गया है। उसके बीच में रिक्त स्थान कम होते हैं, ठीक है। ऊर्जा ज़्यादा बढ़ने की वजह से, वाष्प टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से उनके बीच अपने निज स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करने लगते हैं। इसलिए ऐसी एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक। दैट्स, अगर इसमें इंग्लिश कहें तो क्या कहेंगे? दैट्स इज मेल्टिंग पॉइंट। इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ये आपका 13वां नोट बनेंगे। न्यूनतम ताप किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं? ये आएगा आपका न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी आकर्षण बल को तोड़ना। बर्फ कितने पर पिघलती है? 273.15। के का मतलब पता है आपको? के का मतलब है केल्विन। 3 होते हैं, एक सेल्सियस और एक केल्विन, ठीक है। तीसरा था वो एफ से था, मुझे याद नहीं है इस वक्त, बताऊंगा आपको। 3 होते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ जितने पर पिघलती है 273.15। समझे? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था, ठीक है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? देखिएगा कॉन्सेप्ट है समझने का आपका। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। समझ में आ रही है? बर्फ जो है, आप बर्फ ही नहीं कोई सा भी उठा लीजिए पदार्थ, कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, जिस डिग्री या जिस तापमान पर वो पिघलना होगा वो उसी पर पिघलेगा। अगर आप बर्फ़ को पिघला रहे हो 0 डिग्री पे और उसके अंदर ऊष्मा और दिए जा रहे हैं तो भी नहीं, वो उतना ही समय लेगा जितना वो 0 डिग्री पर लेता था। तो ये जो हम ऊर्जा देते हैं वो जा कहाँ रही है? समझने की बात है, समझिएगा। ऊर्जा जो हम देते हैं, ठीक है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी गुप्त ऊर्जा। गुप्त ऊर्जा जाती कहाँ है? जब बर्फ़ को हम पिघलाते हैं तो वो जो बर्फ़ है उसको वो अवशोषित कर लेती है। समझे?
इसलिए उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट हुआ करो। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को विभूषित करने पदार्थ की अवस्था के बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, जो कि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। कहा था यही कॉन्सेप्ट आया है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आया कॉन्सेप्ट गुप्त ऊष्मा का। ठीक है, यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है, पता है आप सभी को, इतना तो आप जानते ही हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने लिए जितनी ऊष्मीय उष्णा की। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस को देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 273 कहते हैं। समझे दोनों को? आगे देखते हैं। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। ये बहुत बार आ चुका है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अभी हमारा गलनांक आया था और अब हमारा क्वथनांक आया है। सिंपल सी बात है, गलनांक पर कोई चीज़ गलेगी यानी पिघलेगी और क्वथनांक पर उबलेगी। उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझे? ये आपको याद रखनी है, ये आप 14वां नोट बनी है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। समझे? जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री 273 + 100 = 373। समझ में आया कुछ? अब देखिएगा, ये आप चीज़ नोट कीजिए कि अगर हमें दिया गया है डिग्री सेल्सियस और बनाना क्या है हमें? केल्विन। तो क्या होगा अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन बनाना है तो डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस कर देंगे तो वो हमारा केल्विन बन जाएगा। इसमें मेन रोल एक ही चीज़ का है और वो चीज़ है 273। ये याद करना है। और अगर आपको केल्विन दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में प्लस करना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिएगा, आपको डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। समझे? क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को प्रभावित कर सकते हैं? इसे उसी पर परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। वही कॉन्सेप्ट है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जिसे वो उसी चीज़ पर पिघलेगी लेकिन वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। यही वो कॉन्सेप्ट है। ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ऊष्मा से ही बनेगा ये। और गैस से द्रव कब आएगा? जब टेम्परेचर डाउन होगा। इसमें जो हमारा टेम्परेचर वो बढ़ेगा और इसमें टेम्परेचर घटेगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वाष्प में बन जाते हैं। ये समझने की बात है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है?
थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लिए इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली डिश में डाल दें। ये एक्सपेरिमेंट आपका साइंस लैब में ही होगा, इसे आप घर नहीं कर सकते। इसमें आपको लेना क्या है, एक कपूर ले लीजिए या फिर आपके जो साइंस लैब है उसमें आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा इजीली। तो अभी करें इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली, यानी जो हमारी चाइना डिश है चीनी की प्याली साइंस लैब में होती है, उसमें डाल लीजिए। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे। इसके अंदर आप नमक मिला लीजिएगा, ठीक है। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे, कुछ इस तरीके से। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक इस तरीके से टुकड़ा लगा दे, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें ऊपर क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है। ये हमने रुई का टुकड़ा लगा दिया, उल्टा रखा हुआ कीप, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी, मिट्टी की प्याली और बर्नर आपको लेना है। ये सब कौन सी प्रक्रिया करेंगे, ये सब करेंगे आपकी ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ये आपका 16वां नोट बनाइए, ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, ठीक है। और देखिए हमने ये तो देख लिया कि ठोस से गैस बनता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, और गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ये आप लिखिए, ये 17वां पॉइंट बनाइए अपने नोट में, ठीक है। अब दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। दाब मतलब जमाना, दाब देकर हम उसे ठोस बना सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव वही आया था आपकी पहली वीडियो उसमें ही था। पहली वीडियो से याद आया, पहली वीडियो में साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके लिए सॉरी। पहली वीडियो थी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं रही, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा, पर इस वीडियो में आवाज़ अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में बताना, मैं कुछ और करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर वो आया था भी, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दाब के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। वो मैं जमना गलत बोल गया था, दाब बढ़ने से वो द्रव में बन जाता है, समझिए। द्रव और दाब द्रव पे भी डालेंगे तो गैस बन जाएगा। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। हाँ, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब पर माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन की विधि है यह कार्य ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, समझे। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है, समझे। संगलन, देखिए ये आप नोट कीजिए, ये आप बनाइए अपना 18वां। क्या कहते हैं, जब ठोस से द्रव बनता है उसे हम संगलन कहते हैं। क्या कहेंगे, संगलन। और द्रव से गैस को हम वाष्पीकरण कहेंगे। आपको याद करना पड़ेगा, 18वां बनेंगे। और ठोस से, जब द्रव से ठोस बनता है तो उसे हम जमना कहेंगे या ठोसीयकरण कहेंगे, संघनन सॉरी। और द्रव से, गैस से जब द्रव बनता है उसे हम संघनन कहेंगे। और जब यही आया था, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस निक्षेपण। ये कम से कम आपका 4-5 नंबर का तो आएगा, इसे याद कीजिए। प्रश्न आ चुके हैं हमारे पृष्ठ के। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, कैसे बदलेंगे अभी बताया। सेल्सियस में बदलना है तो माइनस होगा, अपने आप कीजिएगा ये। और जो तापमान को भौतिक अवस्था क्या होगी, मतलब बताना है क्या होगा, तो 250 डिग्री पर क्या होगा, जल उबलेगा, नहीं, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। बर्फ वाला लॉजिक है एकदम।
क्योंकि वो ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। वायुमंडलीय गैसों पर दाब के परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। द्रव में परिवर्तन करने के लिए, ये देखिए, द्रव में किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान वायुमंडलीय गैसों को द्रव में, वायुमंडलीय गैसों को कैसे करेंगे? जो आपको तापमान है वो कम करना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये प्रोसेस होगी। समझिए। 1.5 वाष्पीकरण आ चुका है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ये 2 पेजेस है, फटाफट से। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए एक सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है। वाष्पीकरण आपने पढ़ा है। वाष्पीकरण क्या कहते हैं? वाटर साइकिल पढ़ी है आपने, वाटर साइकिल, उससे ही कहेंगे हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण, जो हमारा पानी है वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे वाष्प बन के ऊपर हो जाता है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए हम सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? ये हमारे नेचर में हो रहा है। जल को खुला छोड़ देने पर ही धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। अभी बताया सामान्य ताप पर ही। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों को कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा रहती है कि वे कई कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अभी बताया था वही लॉजिक आया है, पढ़ लीजिएगा इसे एक बार। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित कौन करेगा वाष्पीकरण को? एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे समझते हैं। एक परखनीली में, 1 मिनट रुकेगा, एक परखनली में 5 ml जल के लेकर उसकी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याले में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी के प्याले में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी में रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इस सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे तथा समय या दिन का भी नोट करें। बारिश के दिन भी इस क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण देखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अब मैं बताऊँगा इसे। सामान्य ताप खिड़की पर अगर हम इसे रखेंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर का तापमान समान नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। समझिए लॉजिक। और इसे अलमारी में रखेंगे तो अलमारी के अंदर तो तापमान इतना नहीं रहेगा, इसलिए वो नहीं उड़ेगा। समझिए। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। किसके साथ बढ़ती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, क्षेत्र बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है। तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि होगी, बताया था, क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प का आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी को। किसी निश्चित तापमान पर वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु के कपड़े जल्दी सूख सकते हैं। वायु क्या होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। समझे? इसलिए वायु से ये कॉन्सेप्ट होता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में हमें रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। समझे? अपने आसपास कर लेते हैं शीतलता और उसकी नमी बनाते हैं। ऊर्जा को अवशोषित करके नमी बनाते हैं वो। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी बोला है। जब आप एसीटीन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है?
इसके कारण आपकी हथेली उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्प विकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। यही कॉन्सेप्ट है, वो भी यही करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है, उड़ जाता है और शीतलता छोड़ जाता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद आप अपनी छत पर एक खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकृत गुप्त ऊष्मा कर सतह को शीतलता होने के और शीतलता बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? वही कॉन्सेप्ट है, देखिए ये शीतल क्यों बनाती है, गर्म होती है, ऊर्जा बढ़ती है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है, शीतलता छोड़ जाती है। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की पृष्ठीय ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, वही कॉन्सेप्ट है, पसीने को वो शीतलता में परिवर्तित कर देती हैं। समझिए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह की जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह में हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में अवस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, जो हम जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, सूती कपड़ा का भी आपको बताया। और बर्फीले जल के गिलास बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी बाहरी सतह में हमें जल की बूंदें आने लगती है। वायु में अवस्थित जलवाष्प की ऊर्जा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। ठीक है, जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो जलवाष्प की ऊर्जा है वो कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है दाब के कारण, जो हम जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो ये जो आप पर्सन देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं, ये आपको खुद करनी है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आएगा आपको। खुद के करेंगे तो कुछ स्किल बनेगी आपकी, आप भी खुद से कुछ कर पाएंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। वही आया है प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो फाइनली चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। बस ये अभ्यास मैं इस वीडियो में तो नहीं, दूसरी एक अलग वीडियो इसकी डालूँगा, चौथा पार्ट है ये। आशा करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आशा भी करता हूँ आपको समझ आएगा। ये मैं डाल दूँगा वीडियो जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।